अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कार्नोट इंजन। ये आइडियल एक हीट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट जो है वो नियरली 100% है। इन 1840 कार्नोट साइंटिस्ट, ये उसका नाम है जिस बंदे ने ये आइडिया दिया था, तो उन्होंने आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस को जो है ना उसकी बेस पे इसकी इस इंजन की जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको एक्सप्लेन किया। यानी आइडियल रिवर्सिबल साइकिल एक तरह से कंसिडर किया और उसकी एफिशिएंसी को भी मतलब मैक्सिमम रखा है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल वो है वो यही जो आपने पहले हीट इंजन के अंदर पढ़ा था कि हीट अब्जॉर्ब की जाएगी फ्रॉम HTR मतलब हॉट टेम्परेचर रेजरवायर से, और उसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट किया जाएगा और बाकी का रिजेक्ट कर दिया जाएगा या एक्सपेल कर दिया जाएगा LTR लो टेम्परेचर रेजरवायर यानी सिंक के अंदर। इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है कि एक आइडियल गैस वर्किंग सब्सटेंस के तौर पे एक सिलेंडर के अंदर इनक्लोज कर दी गई और उसके ऊपर एक मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया गया और इसकी बेस कंडक्टिंग रखेंगे, यहाँ से वो हीट अब्जॉर्ब करेगा और एक्सपेल भी करेगा सोर्स में और सिंक के अंदर। तो ये जो ऑपरेशन है ऑपरेटिंग साइकिल है कार्नोट इंजन का, उसे कार्नोट साइकिल कहते हैं। साइकिल इसलिए क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर किया जाता है। अब ये सिर्फ आइडिया है, मतलब ये कोई रियल इंजन नहीं है। जैसे कि आप देखें ना एवरीडे लाइफ में आप पेट्रोल डलवाया आपने गाड़ी के अंदर और उसका आपने मतलब यूज़ किया, उसका यूज़फुल वर्क लिया और बाकी एक्सपेल कर दिया एटमॉस्फेयर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब गाड़ी की टैंकी खाली होगी दोबारा आपको नए सिरे से पेट्रोल डलवाना होगा, ना कि यही कि वो जो चीज़ें एक्सपेल की हैं उसको ही आप जो है ना वो इकट्ठा करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है एवरीडे लाइफ के। लेकिन ये जो आइडिया है ये रिवर्सिबल प्रोसेस से बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर एफिशिएंसी भी मैक्सिमम है और इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये देखें कार्नोट साइकिल 4 प्रोसेस के ऊपर जो है ना वो एक्सप्लेन किया जाता है। पहला प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन और चौथा एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब पहला देखें, अगर आप उसी सिलेंडर को जो अभी हमने बात की है आइडियली इसकी वॉल सारी इंसुलेटेड और बेस कंडक्टर और इंसुलेटेड जो पिस्टन है मूवेबल फ्रिक्शनलेस। अब इनिशियली उसका जो वॉल्यूम है वो V1 है, आप उसको हॉट टेम्परेचर रेजरवायर पर रखते हैं तो वो हीट अब्जॉर्ब करता है और गैस एक्सपेंड होती है। तो यहाँ पर जो एक्सपेंशन है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, यहाँ किसी किस्म का टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा क्योंकि गैस एक्सपेंड होगी, कूल डाउन होने लगेगी, लेकिन साथ ही टेम्परेचर मतलब मेंटेन रहेगा क्योंकि हीट वो अब्जॉर्ब कर रही है फ्रॉम हॉट टेम्परेचर रेजरवायर Q1 जो हीट अब्जॉर्ब करेगी और उसका वॉल्यूम V2 हो जाएगा। उसके बाद उसे रखेंगे इंसुलेटर के ऊपर। अब ना तो हीट इंटर हो सकती है ना लीव कर सकती है। अब उसका प्रेशर रिलीज़ करेंगे, डेफिनेटली जो पिस्टन है वो अपवर्ड मूव करेगा और गैस ने वर्क कर दिया है कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी और उसकी टेम्परेचर जो फॉल कर जाएगा फ्रॉम T1 टू T2 आ जाएगा और उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, V2 टू V3 चला जाएगा। उसके बाद उसको हम लो टेम्परेचर रेजरवायर के ऊपर रखेंगे और फिर उसमें उसकी कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे और कंप्रेशन हमने स्लोली करनी है, आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। और ये वाला जो एक्सपेंशन आया था ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन था, अब आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा तीसरा स्टेप जो है। तो इसमें अब जब आप पिस्टन को कंप्रेस करेंगे तो गैस की जो बची कुची हीट है वो एक्सपेल होगी लो टेम्परेचर रेजरवायर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ Q2 कह लें उसको, और उसका टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन रहेगा, जितना T2 है उतना ही रहेगा क्योंकि आइसोथर्मल कंप्रेशन है, हीट एक्सपेल हो रही है। तो जो भी आप कंप्रेस कर रहे हैं उससे इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी। उसके बाद चौथा प्रोसेस ये होगा कि आप उसको एक इंसुलेटर के ऊपर रखेंगे, अब ना तो हीट इंटर हो सकती है ना लीव। अब उसको कंप्रेस करेंगे तो एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा और उसका टेम्परेचर वापस वही T1 आ जाएगा और उसका वॉल्यूम भी वापस V1 पे चला जाएगा जो इनिशियल कंडीशन थी उसकी जहाँ से उसको स्टार्ट करवाया। तो ये 4 प्रोसेस हैं, पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन और चौथा एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये 4 प्रोसेस यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए और इनको फिर ग्राफिकल शेप भी दी गई है। यहाँ पे ये देखें वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान ग्राफ ड्रॉ किया गया है। तो पहले A से B तक देखें आइसोथर्म, उसके बाद A से B से C प्रेशर बहुत कम कर दिया हमने, वो एडियाबैट बन गया। C से D वापस कंप्रेशन स्टार्ट हुई तो प्रेशर बढ़ने लगा है तो और वॉल्यूम कम हुआ। उसके बाद D से वापस A एडियाबैट फिर दोबारा, तो ये इनिशियल कंडीशन पे आ गए। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ। अब साइक्लिक प्रोसेस के अंदर डेफिनेटली जो इंटरनल एनर्जी है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट के अंदर आ जाता है।
तो यहाँ पर हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करके इसकी एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करेंगे और हम देखेंगे कि एफिशिएंसी यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, जैसा कि स्टार्ट में ही बताया गया था। और यहाँ कार्नोट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो दो दी गई हैं, एक एक्सपेंसिव स्टेटमेंट और दूसरी यहाँ पर देखें पहली, नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट दैन कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर। कोई भी इंजन कार्नोट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता। कार्नोट इंजन जो है ऑपरेट करता है बिटवीन टू सेम टेम्परेचर। मैंने बोला था ये आइडिया है, ये कोई प्रैक्टिकल इंजन नहीं है। तो इस तरह ये आइडिया ही आगे जो है इंजन डेवलप करने के लिए काम आता है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट है, कार्नोट थ्योरम कैन बी एक्सटेंडेड टू अ स्टेट दैट ऑल कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर हैविंग द सेम एफिशिएंसी रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। जितने कार्नोट इंजन काम करते हैं वो सारे सेम टेम्परेचर के ऊपर काम करते हैं। और दूसरा, उन सब की एफिशिएंसी जो सेम है और एफिशिएंसी जो वर्किंग सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन बाकी जो है वो बाकी जितने भी इंजन होंगे एवरीडे लाइफ में, उनकी सबकी एफिशिएंसी जो है ना वो लेस देन 1 होगी, मीन्स 100% नहीं हो सकती। और दूसरा, उनके वर्किंग सब्सटेंस जो है अगर चेंज होंगे डेफिनेटली उनके ऊपर इफेक्ट आएगा। और यहाँ पर यह है कि जितने हीट इंजन हैं वो लेस एफिशिएंट होंगे कार्नोट इंजन के से, क्योंकि फ्रिक्शन और बाकी हीट लॉसेस जो है ना वो उसमें है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं देखा कि टोटली आइडल प्रोसेस रखा गया। तो अब ये साइक्लिक प्रोसेस और एनर्जी में चेंज नहीं आया, उसको अप्लाई करते हैं फर्स्ट लॉ के ऊपर। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 जो हीट यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हुई है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो डेल्टा U तो ज़ीरो रहेगा क्योंकि कोई भी यानी कि एनर्जी में चेंज नहीं आया, क्योंकि पूरा अगर साइकिल देखें तो साइक्लिक प्रोसेस बना है। तो डेल्टा W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा U ज़ीरो हो गई और डेल्टा W किसके बराबर आ गया Q के, और Q कितनी आई Q1 माइनस Q2। उसके बाद एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी हमेशा आउटपुट और इनपुट से मेजर की जाती है और परसेंटेज में मेजर करते हैं। आउटपुट यहाँ पर आपको जो मिली वो वर्क है और वर्क की है वैल्यू Q1 माइनस Q2 और डिवाइडेड बाय इनपुट आपने जो दी थी सोर्स से वो Q1 दी थी। डिवाइडर सेपरेट कर दें, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ Q2 और Q1 आ जाएगा। तो यहाँ देखें जो हीट ट्रांसफ़र हुई है आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन और जो एक्सपेल हुई है तो ये उस पर डिपेंडेंट है। मीन्स जो हीट अब्जॉर्ब की गई, जो एक्सपेल की गई उस पर डिपेंडेंट है, वर्किंग सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। फिर एक बात और भी, इसको इन टर्म ऑफ टेम्परेचर भी लिखा जा सकता है 1 माइनस T2 ओवर T1। तो यहाँ देखें वहाँ टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड टेम्परेचर ऑफ द सिंक पे डिपेंडेंट है, उनके टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंडेंट है, जबकि वर्किंग सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंडेंट नहीं है यहाँ भी एफिशिएंसी, और ये परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है। और फिर एक बात ये कि 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और यहाँ पर अगर बात की जाए 100% एफिशिएंसी की तो T2 को ज़ीरो करना होगा। T2 ज़ीरो होगा तो डेफिनेटली वो 101 से मल्टीप्लाई 100% हो जाएगा। तो जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है उसको 0 केल्विन पे लेके जाना होगा, जो कि इम्पॉसिबल बात है। और दूसरा, ये एफिशिएंसी को अगर बढ़ाना हो तो आप T1 को बढ़ा दें, जिससे इनका डिफरेंस बढ़ जाएगा और एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन 100% एफिशिएंसी अचीव नहीं की जा सकती, वो फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की वायलेशन हो जाती है। अब यहाँ पर आपने ये सीखा है हीट फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर टू लो टेम्परेचर रिजर्वायर, लेकिन इसका रिवर्स भी पॉसिबल है एवरीडे लाइफ के अंदर। लेकिन उसके लिए सिस्टम को खुद वर्क करना पड़ता है, यानी हमें वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करना होगी। जैसे हमारे घर में घरों के अंदर जो रेफ्रिजरेटर है और बाकी AC जो एयर कंडीशन जो है ये जो काम करते हैं, ये इसका रिवर्स फ्लो ऑफ हीट जो है ना ये पॉसिबल बनाते हैं, और कंप्रेसर वर्क करता है और हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ देखिए तो हीट जो है ना वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ जाती है, यानी कि जैसे रूम से निकल के वो इन्वायरमेंट में जाती है। अब रूम का टेम्परेचर कम हो जाता है और बाहर का ज़्यादा है, तो डेफिनेटली हीट अंदर से एक्सपेल हो रही है बाहर, और उसके लिए कंप्रेसर वर्क कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो हीट है वो रिवर्स ऑर्डर में फ़्लो तो कर रही है, लेकिन उसके लिए सिस्टम को वर्क करना पड़ता है। तो जब तक आप एक्सटर्नली वर्क नहीं करेंगे तो ये रिवर्स ऑर्डर जो है हीट का ये पॉसिबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट फिर थर्मोडायनामिक स्केल और दूसरा ट्रिपल पॉइंट और कुछ आगे हीट इंजन और पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।